आज आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के सी टेट संबंधित स्पेशल क्लास सी टेट के लिए है, लेकिन आप चाहें तो सुपर टेट, यूपी टेट एवं शिक्षक भर्ती में होने वाली विभिन्न परीक्षाएं, स्पेशल केवीएस की परीक्षाओं में भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण का तात्पर्य ये हुआ कि 100% श्योर एक नंबर आपके एग्जाम में देकर ही जाएगा और आना ही आना तय है। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आनुवंशिकता एवं वातावरण। अब बात करेंगे कि आनुवंशिकता और वातावरण का इफेक्ट क्या होता है, यह आया क्यों, इसका प्रयोग क्या होता है, अर्थात मानव जीवन अर्थात ह्यूमन मनुष्य बॉडी के लिए हमें आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है तो आखिर पड़ता क्यों है, इस बात पर चर्चा आज हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। एक बार पुनः आपका हम स्वागत करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आनुवंशिकता एवं वातावरण होता क्या है पहले समझेंगे बात को। पहले हम 2-4-10 मिनट तक इस बात को समझ लेते हैं, फिर आपको हम राइट करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आनुवंशिकता होता क्या है। जैसे कहा जाता है कि एक उदाहरण तो समझिएगा, जैसे कहा जाता है कि अगर माता पिता दोनों अगर काले हैं, रंग में अगर काले हैं, तो कहा जाता है कि लड़का भी काला पैदा होगा। ठीक, अब बात करते हैं, अगर माता पिता छोटे कद काठी के हैं, मतलब उनका कद जो है वो अगर छोटा है, तो कहा जाता है कि बच्चा भी क्या होगा, छोटा कद काठी का होगा। अर्थात एक कहने का तात्पर्य किसके आधार पर करते हैं लोग बताइए? यही कहलाता आनुवंशिकता। अर्थात माता पिता, फिर सुनेंगे, माता पिता के द्वारा अर्जित गुणों का हस्तांतरण ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि आनुवंशिकता से पहले एक बात आपको समझनी होगी, वंशानुक्रम, कि वंशानुक्रम क्या होता है। अगर वंशानुक्रम समझते हैं तो आप समझेंगे कि आनुवंशिकता क्या होती है। अब बात करते हैं, देखिए दोनों केस में, इस दोनों केस में क्या होता है, तो एक शब्द का इस्तेमाल हमने किया, जीन्स, अंग्रेजी में बोलते हैं जीन्स, और इसका हिंदी होता है पित्रैक। क्या होता है बाबू? पित्रैक। ठीक है ना। पित्रैक का मतलब होता है, जीन्स का मतलब होता क्या है, इस जीन्स का क्या होता है? हस्तांतरण। क्या होता है? हस्तांतरण। ठीक है ना। अब देखेंगे कि वंशानुक्रम और आनुवंशिकता कहलाता क्या है। तो वंशानुक्रम आनुवंशिकता होता क्या है? जीन्स का हस्तांतरण, अर्थात क्या होना, जीन्स का ट्रांसफर। बात समझी ना। अर्थात क्या कहा जाता है? पित्रैक। अब पित्रैक का मतलब हो गया कि अगर पित्रैक दो तरीके से ट्रांसफर होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो तरीके से। एक जो होता है वंश के आधार पर, वंश का मतलब होता है कुल, और कुल का मतलब एक ठेठ भाषा में कह लिया जाए तो उसका मतलब होता है खानदान। क्या होता है? खानदान। बात समझ गई। और एक होता है माता पिता। सिर्फ किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा अगर किसी गुणों का अपने बच्चों में हस्तांतरण कहलाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? आनुवंशिकता है। एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड क्यों कहा जाएगा? जुड़ा हुआ क्यों कहा जाएगा? अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पिताजी, अब हमारे पिताजी के पिताजी अर्थात हमारे दादाजी, अब हमारे दादाजी के भी तो पिताजी रहे होंगे। अर्थात अब मान लीजिए कि किसी बच्चे का गुण दादाजी से मिलता है तो वह किसके आधार पर होगा? वंशानुक्रम के आधार पर, अर्थात वंश के आधार पे, कुल के आधार पे, अर्थात खानदान के आधार पे। और अगर किसी बच्चे का गुणों का हस्तांतरण सिर्फ माता पिता के द्वारा होता है, अर्थात जीन्स का ट्रांसफर या हस्तांतरण या पित्रैक को ट्रांसफर होने की प्रक्रिया सिर्फ माता पिता के गुणों से होती है, तो कहा जाता है क्या? आनुवंशिकता। बात समझ गई ना। जैसे कहने का तात्पर्य हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अगर कभी कभी होता क्या है, हमने एक बात बता दिया आपको कि माता पिता अगर दोनों काले हैं तो बच्चा जरूरी नहीं है कि वह काला ही पैदा हो। बात समझ गई ना।
कभी कभी होता क्या है, माता पिता दोनों काले, बच्चा अगर गोरा पैदा हो गया तो दिमाग में शक चला जाता है, लग रहा है कि दाल में काला है। ठीक, तो ये कहने का तात्पर्य ये हो गया कि दाल में काला नहीं है बाबू, ये किसके आधार पर है, वंशानुक्रम। अगर वंश में कोई भी इसके गोरा रहेगा तो उसका जीन्स, उसका पितरैक ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझी ना। कभी कभी बच्चे के गुणों का हस्तांतरण अगर आप माता पिता के द्वारा हो जाता है तो आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे आनुवंशिकता के जनक की बात। किसकी बात करते हैं, आनुवंशिकता के जनक महोदय कौन है। जनक का मतलब पिताजी। आनुवंशिकता के जो जनक हैं वह हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय ने बताया था कि आनुवंशिकता होती। इन्होंने माता पिता ऐसे देखिए, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, मटर के दाने पर। मटर का दाना हुआ क्या, ठीक है ना, मटर के दाने पर हुआ क्या कि पहले मटर के दाने जो थे बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और बहुत ही कड़े। तो पहले के लोग के दांत बहुत मजबूत हुआ करते थे, तो लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, या उसको घर में चकिया होती थी तो उसको चलाकर यूज कर लिया गया। अब वर्तमान में लोग संसाधनों एवं हर चीज़ों पर ब्रश करना है, अब दांतों से कोई नहीं करना चाह रहा है, सब लोग ब्रश से समय की कमी हो गई। ऐसे कह लीजिए कि हम अपनी चीज़ों को इतना जल्दी करना चाह रहे हैं कि हम संसाधनों पर क्या हो गए, डिपेंड हो गए। बात समझी ना। पहले के लोग घड़े में पानी रखते थे, आजकल के लोग बोतल में पानी रख रहे हैं। तात्पर्य बोतल आसानी से हम ले जा सकते हैं, घड़ा कहाँ लेके जाएंगे, तन को लग गया, फूट गया, कूला पानी बह गया, बेकार हो गया, क्या मतलब है। इस तरीके से यह ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उस पर प्रयोग किया। अब प्रयोग किया तो देखा कि मटर के दाने का अगर हम संकर प्रजाति लाया जाए, संकर का हम बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जब आई तो उसमें हुआ क्या, परिवर्तन कर दिया गया। अब वह जब अगली प्रजाति उससे जन्म लिया मटर का, तो मटर की फली बड़ी होने लगी, दाने बड़े होने लगे, और ऐसा प्रयोग में आने लगा कि हम 24 हावर्स एवं 12 महीना आसानी से हम फ्रोजन मटर के रूप में, सफल मटर के रूप में एवं विभिन्न विभिन्न तरीके से स्टोर करके भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। बात समझ। जबकि मटर का रबी की फसल मानी जाती है, और रबी की फसल का मतलब कि यही समय जो चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है, इस समय जो फसल बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। अब इस समय होता था, लेकिन अब गर्मी में भी आप मटर इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए कि उसको हम स्टोर कर सकते हैं। यही प्रयोग किसने किया था, मेंडल साहब ने किया था। मेंडल साहब ने जब प्रयोग किया था तो उन्होंने बता दिया। ऐसे ही लैमार्क महोदय आ गए। कौन आए, लैमार्क। लैमार्क महोदय ने कहा कि जब मटर के दाने पर हम संकर प्रजाति या संकरता का नियम लागू किया जा सकता है, तो क्यों नहीं हम ऐसा प्रयोग किया गया। जैसे हुआ क्या, ये आया कहाँ से, प्रत्यय बता देते हैं आपको। जंगल थे, पहले जंगलों की संख्या बहुत अधिक थी, अभी भी है, लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जंगल काटते चले जा रहे हैं लोग। तो जंगल जो था तो पेड़ अनायास बढ़ते चले जाते थे। अब पेड़ की कोई कटाई छटाई करने वाला था नहीं, जब कोई था ही नहीं तो पेड़, अब आंधी तूफान आता था, एक पेड़ गिरता था और दूसरे पेड़ को भी क्या कर देता था, गिरा देता। इसलिए पेड़ों की क्या होने लगी, वृष्टि होने लगी। जब पेड़ों की वृष्टि होने लगी तो कहा गया इसका कुछ निजात पाना पड़ेगा। निजात पाने के लिए हुआ क्या कि कहा कि कुछ ऐसे जानवर हों जो पेड़ के ऊपर वाले हिस्से को अगर खा लें तो आसानी से इसको हम लोग, पेड़ जो होंगे वो मजबूत हो जा सकते हैं। तो कहा गया, प्रयोग किया गया, बाघ पर किया गया, हर जानवर पर किया गया, लेकिन किस पर मिला, जिराफ पे। किस पे मिला था, जिराफ पे प्रयोग मिला। जिराफ पे अब मिला कि अगर इसके जीन का हम ट्रांसफर कर दिया जाए, अर्थात इसके पितरैक का हस्तांतरण किया जाए या संकरता का नियम लागू किया जाए, हाइब्रिड प्रकृति की बनाया जाए, तो वह जो क्या बोलते हैं हिरन होगा या वह जो आपका जिराफ होगा, उसकी गर्दन क्या हो जाएगी, लंबी। और जब लंबी होगी तो पेड़ के ऊपर इससे खा लेगी, आसानी से उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी और हम लोगों का वनों की वृष्टि भी रुक जाएगी। प्रयोग किया गया और देखा गया कि एक अगली प्रजाति आई, वो प्रजाति में क्या हो गया बताइए, हाँ
जिराफ की गर्दन लंबी पैदा हो गई, लंबी हुई, अर्थात इससे पता चल गया कि हम जीन्स के ट्रांसफर के आधार पर भी अब यही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आजकल जितने भी बीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, धान का, गेहूं का, मटर का, चना का, बाजरा का, जौ का, इस सब हाइब्रिड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? सब लोग कह रहे हैं कि हमको कम समय में उत्पादन चाहिए भाई। अब पहले हम साल भर में 2 फसल काटते थे, अब साल भर में कितनी फसल काट लेंगे? 3, इसलिए कि समय कम कर दिया। अब सोचिए समय जब कम होगा तो किसको कैसे बढ़ाना पड़ेगा? तो रासायनिक खादें, उर्वरक खादें का प्रयोग करेंगे, इसकी वजह से हमारे पौष्टिक भोजन पे प्रभाव पड़ता है। फिलहाल चलते हैं, हम आते हैं आनुवंशिकता पे। तो जनक ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय ने वंशानुक्रम और से आनुवंशिकता की बात बताई और इसके द्वारा जीन्स का क्या होता है? हस्तांतरण होता है। अब बात करेंगे माता पिता में आनुवंशिकता का प्रभाव कैसे पड़ता है। आनुवंशिकता के कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिकता रोग के आधार पर भी होते हैं, जब बात करेंगे। यह रोग होने का कारण होते हैं गुणसूत्र। कौन होते हैं? गुणसूत्र। चलिए अब आते हैं इसमें आनुवंशिकता को बताने के लिए आपको हम चर्चा करते हैं गुणसूत्र पे। ठीक, कि गुणसूत्र क्या होता है, इसलिए कि अगर गुणसूत्र पता हो गया तो आपका चीजें भी क्लियर समझ में आने लगेंगी। अब बात करेंगे गुणसूत्र। आनुवंशिकता में क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र होते क्या है? तो गुणसूत्र जो होते हैं वह मनुष्यों में पाए जाते हैं 23 जोड़े। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। कुल होते कितने हैं? 46। अब देखिए, जो 23 जोड़े या 46 होते हैं, वह गुणसूत्र जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। अलग अलग का मतलब कि अगर पुरुष होगा, पुरुष, तो पुरुष में जो गुणसूत्र होता है वह XY होता है, और महिला अगर कोई होगी तो महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह गुणसूत्रों की प्रकृति होती है। अब 23 जोड़े में अब होता क्या है, यह प्रक्रिया होती कैसे? पुरुष का, जब हम पुरुष महिला की निषेचन प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो पुरुष का क्या निकलता है? तो पुरुष का निकलता है शुक्राणु। क्या निकलता है? शुक्राणु। शुक्राणु नहीं समझ में आया तो आप समझिएगा स्पर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। अब बात करेंगे महिला का अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। ठीक है ना। अब बात करेंगे जब शुक्राणु अंडाणु के मिलने से, ये किसके फलस्वरूप मिलते हैं? तो बताएंगे निषेचन क्रिया के फलस्वरूप। किसके क्रिया के बाद? निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जब अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, बात समझ गए ना। जब पुरुष का शुक्राणु महिला का अंडाणु निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जब मिलता है तो यहाँ पर मिलने से एक गाढ़ा तरल पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गाढ़ा तरल पदार्थ का। उस पदार्थ का नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है यही हिस्सा बनता है आपका पितरैक का। किसका हिस्सा बनता है? पितरैक का, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या? जीन्स। बात समझ गई ना। तो अब बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म में पितरैक जो जीन्स होते हैं वही क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। जब गाढ़ा तरल पदार्थ ट्रांसफर होगा तब उस बनेगा साइटोप्लाज्म, तो इसी को हम पितरैक बोलते हैं। और यही पितरैक जो होता है वह किसको प्रभावित करता है? तो आप बताएंगे आनुवंशिकता। इसी को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। ठीक है ना। यह था। अब बात करेंगे कि अगर साइटोप्लाज्म आनुवंशिकता के दौरान अगर महिला का X और पुरुष का Y, अगर यह दोनों मिल गया तो यह जन्म ले लेगा बेबी बॉय। क्या जन्म लेगा? बेबी बॉय। अगर XX आ गया तो जन्म ले लेगी बेबी गर्ल। क्या जन्म लेगा? बेबी गर्ल। यह प्रोसेसिंग चलती है।
यही होता आनुवंशिकता। अब बात करेंगे गुणसूत्रों के जो बनाया गया है उसके आधार पर जो तरल पदार्थों का निर्माण किया गया, इस निर्माण के फलस्वरूप क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है। अब बात करेंगे अगर एक 21वां गुणसूत्र प्रभावित हो गया तो डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, और इस सिंड्रोम के आधार पर बच्चे के किसी न किसी मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा, विकृत जन्म ले लेगा। ऐसे ही अलग अलग रोग होते हैं जैसे राजघरानों की बीमारी हीमोफीलिया, इसमें खून का थक्का न जमना, ये भी जो होता है वह स्त्री पुरुष के द्वारा, स्त्रियां वाहक होती हैं। इसमें अगर किसी महिला में यह रोग होता होगा तो आनुवंशिकता के द्वारा उसके होने वाले जन्म लेने वाले बच्चे में भी पाया जाता है। अब बात करेंगे इसमें, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। गुणसूत्र क्या होता है, 23 जोड़े। कितने होते हैं, 46। गुणसूत्र पुरुष में क्या होते हैं, XY। महिला में कितने होते हैं, XX। पुरुष का क्या होता है, शुक्राणु, महिला का अंडाणु। गुड। शुक्राणु अंडाणु के मिलने से किसके फलस्वरूप मिलता है, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो गायत्र पाया बनता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, पित्रैक। पित्रैक का निर्माण ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के फलस्वरूप ही जो बच्चा जन्म लेगा अर्थात बेबी बॉय या बेबी गर्ल, अगर बॉय जन्म लेता है तो XY गुणसूत्र प्रभावी होगा, अगर जन्म लेता है तो गर्ल जन्म लेती है तो क्या हो जाएगा, X और X। यह था आपका आनुवंशिकता गुणसूत्रों का द्वारा बताना। अब हम बात करेंगे कि कैसे आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है बच्चे के जन्म के बाद। बच्चा जन्म अगर ले लिया, बात समझते हैं ना, अगर बच्चा जन्म ले लिया तो जैसे कहा जाता है कि माँ बाप या दादा दादी के गुणों का हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। इस बात को जानने के लिए जब बच्चा जन्म लेता है तो लोग उसके दादा दादी खिलाते हैं तो कहते हैं बाबू का हथवा के ऊपर पड़ल, बाबू का नकिया के ऊपर पड़ल, बाबू का गुड़वा के ऊपर पड़ल। यह क्यों बताते हैं कि हमारे बाबू पर पड़ल, हमारे दादा पड़ल, हमारे माई पे पड़ल, ऐसा क्यों कहा जाता है, अर्थात बच्चे के आनुवंशिक गुण में माता पिता के गुणों का क्या हुआ है, हस्तांतरण हुआ है। क्या हुआ है, हस्तांतरण हुआ है। बात समझ गई ना। चलिए अब बात करेंगे कि आनुवंशिकता के द्वारा क्या क्या चीजें होती हैं। आनुवंशिकता के द्वारा क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिसके द्वारा कंप्लीट रूप से पाया ही पाया जाएगा। जैसे जिस पे वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे पहला आपका प्रभाव पड़ेगा तो वह होगा आपका वर्णांधता। क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णांधता। वर्णांधता होता क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। अब बात करेंगे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, तो बच्चे को लाल और क्या, लाल और हरे रंग में अंतर न कर पाना, अंतर न कर पाना, अर्थात बच्चा लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। यह रोग किसके द्वारा होता है, आनुवंशिकता के। वातावरण से हम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा आपका होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है ना। हीमोफीलिया जो होता है यह होता क्या है, इसे हम बोलते हैं राजघरानों की या शाही बीमारी के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे कि राजघरानों की बीमारी या शाही बीमारी का तात्पर्य क्या है, तो हम बात करेंगे कि हीमोफीलिया जो प्रभावित कर रहा है तो यह जो इसमें होता क्या है, तो हीमोफीलिया में होता क्या, रक्त का थक्का न जमना। अर्थात हम लोगों का होता क्या है, नॉर्मली कहीं पर भी कट जाता है तो तुरंत रक्त या ब्लड क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है। जबकि हीमोफीलिया अगर किसी को होगी तो वह रक्त थक्का जमे नहीं जमता है। यही कहलाता है आपका वर्णांधता। हीमोफीलिया ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिकता के द्वारा पाए जाते हैं, लेकिन रंग, रूप, ढांचा, स्ट्रक्चर, चरित्र, यह सब उसका कौन प्रभावित कर सकता है, वातावरण। बात समझिए ना, क्या प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है। अब बात करेंगे कि यह आनुवंशिकता से वातावरण अलग कैसे है। अलग ऐसे है कि आनुवंशिकता जो होता है एक वक्त तक, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ माता पिता के माँ के गर्भ से ही प्रभावित करेगा, लेकिन वातावरण क्या होता है, बच्चा जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक टोटल पूरी अवस्था में वातावरण प्रभावित करता है। बात समझिए ना। जैसे कहा जाता है बालक के गुण में कद,
रंग रूप शारीरिक गठन का प्रभाव कौन कर सकता है? गठन की बात आनुवंशिकता, लेकिन इसमें परिवर्तन किसके द्वारा नजर आएगा? वातावरण के नजर आएगा, वो के द्वारा आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही देखिए थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते हैं, देखते हैं। ये हो गया। थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते हैं, एक बार विचार करते हैं दोनों टॉपिक में अलग अलग हम व्यथा की बात के आधार पर कि देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है, जैसे थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं, ठीक, थॉर्नडाइक का कहना है बालक के की मूल शक्तियों का प्रधान वंशानुक्रम है। सिंपल है भाई कि बालक की मूल शक्ति जो उसके अंदर जो शक्ति है वह उसका प्रभाव कौन पड़ेगा पर उसका वंशानुक्रम होगा। बालक की जो मूल शक्ति होगी वह किसके द्वारा पड़ेगा? वंशानुक्रम के द्वारा पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे कारण होंगे इसके द्वारा बच्चे का वातावरणीय प्रभाव भी पड़ता है, वातावरणीय प्रभाव पड़ता है। अर्थात कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे के माता पिता अगर चरित्रहीन हैं तो जरूरी नहीं कि बच्चा भी चरित्रहीन होगा, जबकि चरित्रहीन हो सकता है। बात समझिए ना। अगर माता पिता छोटे कद काठी के हैं तो बच्चा भी जरूरी नहीं कि हो सकता है। तात्पर्य क्या हुआ? सकता का मतलब कि वह वातावरणीय प्रभाव के द्वारा बदल भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस प्रभाव को हम बोलते हैं एक तरीके का आनुवंशिकता। अब बात करेंगे वातावरण, मुख्य क्या लिखेंगे? वातावरण। अब वातावरण का प्रभाव की बात करेंगे, किन किन व्यवहारों का वातावरण पर क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। लिखेंगे वातावरण, ठीक है ना। वातावरण के द्वारा की बात किया जाएगा तो यह किन किन के आधार पर स्पष्ट नजर आता है प्रभाव में। देखिए वातावरण का मतलब ही होता है परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, अर्थात पर्यावरण में घटित हो रहे मौसम, घटित हो रहे व्यवहार, घटित हो रहे लोग, समाज, खाने पीने, उठने बैठने रहने एवं किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ उठाना ही एक तरीके का कहलाता, क्या बताइए? वातावरण कहलाता है। जैसे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश का व्यंजन अलग है, मुख्य भोजन अलग है। लेकिन वहीं अगर हम चीन, चाइना, जापान, अमेरिका की बात करें तो वहाँ का भोजन क्या हो गया? अलग। अर्थात वातावरण अलग अलग है। लेकिन जो हम लोग आजकल वर्तमान में नूडल्स खाने लगे हैं, चाउमीन खाने लगे हैं, बर्गर खाने लगे हैं, पिज्ज़ा खाने लगे हैं, ये हम लोगों का भोजन थोड़ा है, ये तो बस विदेशियों का है। लोग यहाँ आया, पहले लोग नहीं पसंद किए, लेकिन जब लोग धीरे धीरे इसके आदी हो गए तो आसानी से इस चीज़ को क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। यह है आपका वातावरण। अब वातावरण का प्रभाव के लिए सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव किसके कौन सा पड़ सकता है? तो सामाजिक कौन सा? देखिएगा सामाजिक विकास पर, इस पे पड़ेगा सामाजिक विकास पर, अर्थात सामाजिक विकास पर भी बच्चे का वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। अब जैसे कहा जाएगा समानता, बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आज भी समाज महिलाओं को कहता है कि इनकी बुद्धि कम है अकॉर्डिंग टू पुरुष वर्ग। ऐसा कहा क्यों जाता है कि पुरुष वर्ग का सामाजिक दायरा अधिक होता है, वह शुरू से हर जगह शादी विवाह, रेस्टोरेंट, पढ़ाई लिखाई, समुदाय में जाना चाहते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, तो उनकी बुद्धि का विकास क्या होता है? सामाजिक दायरा क्या होता है? प्रभावित होता है। लेकिन महिलाओं का तो नहीं, लिमिटेड, एक सीमित दायरा बनाया गया है। जो जितना कम दायरा में उसकी बुद्धि उतनी ही विकसित होगी। यही कहलाता है सामाजिक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके आनुवंशिक से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात अगर माता पिता कम बुद्धि वाले होंगे तो जरूरी नहीं कि बच्चा, अरे समानता कहा था रिक्शा चालक का लड़का आईएएस बनता है। इसका मतलब कि वातावरण के द्वारा, माहौल के द्वारा बदला जा सकता है। आनुवंशिकता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रभाव की बात करेंगे शारीरिक विकास पर। दूसरा शारीरिक विकास पर हम बात करेंगे
शारीरिक विकास पर। अब बताइए शारीरिक विकास पर भी वातावरण का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? अब जैसे मान लीजिए शारीरिक विकास का मतलब देखते होंगे, आप ही के घर समुदाय का बच्चा दिखने में सांवला होता है और 4 साल 5 साल लगातार किसी बाहर विदेश किसी दूसरे जगहों पर जाके रह के आता है तो आप कहते हैं कि बहुत गोरे हो गए हो, तुम्हारे वहाँ का पानी सूट कर गया। इसका कहने का तात्पर्य क्या होता है? यह कहने का तात्पर्य होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास अर्थ भी उसके वातावरण के द्वारा प्रभावित हो सकता है। अब बात करेंगे बुद्धि एवं स्वास्थ्य पे। अगला क्या होगा? बुद्धि एवं स्वास्थ्य पर। बुद्धि एवं स्वास्थ्य पर बात करेंगे। बुद्धि एवं स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे बुद्धि एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने का तात्पर्य क्या होता है? बुद्धि एवं स्वास्थ्य पर अब देखेंगे कि बुद्धि सिंपल है भाई, बता चुके ना। बुद्धि का दायरा अगर आप वातावरण में जितना संचरण करेंगे, अब मान लीजिए कि यही मौसम है, आज अब बहुत कोल्ड है, कोहरा है, ठंडी लग रही है। अगर कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक रूम से बाहर निकला ही नहीं तो उसको ठंडी का एहसास होगा? नहीं होगा। अर्थात वो यही कहेगा ना कि नहीं ठंडी नहीं लग रही है, अर्थात उसकी उतनी बुद्धि। आज इसका भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण में सिंपल है। आजकल गाँव में किसान लोग खेतों में सिंचनी करेंगे, पानी चबराएंगे। एक बढ़िया व्यक्ति जो होगा वह गाड़ी से बैठ के उतरेगा। आप सोचिए कि जो जाएगा उसका भी स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब सोचिए कितनी कड़ाके ठंड में जो खेत में पानी भराने जाएगा उसके साथ असर पड़ेगा नहीं। अर्थात उसका वातावरण अलग था, आपका वातावरण अलग है, इसलिए बुद्धि एवं स्वास्थ्य पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे अगला व्यक्तित्व पर। व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी पर, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वह बहुत ही, किसी का प्रखर हो सकता है, किसी का उच्च हो सकता है, किसी का बेहतरीन हो सकता है। मुखौटा होता है, पर्सोना सबसे बना हुआ है, पर्सोना सबसे पर्सनालिटी बना हुआ है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात व्यक्तित्व के द्वारा भी बच्चे का विकास जो होता है वातावरणीय कारक प्रभावित कर देता है, अर्थात वंशानुक्रम से कोई लेना देना नहीं होता है। अब बात करेंगे संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास पर। ठीक है ना? संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अर्थात संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? अगर बच्चा कम दायरे में रहेगा तो समस्या का समाधान कम तरीके से कर पाएगा, छोटी बुद्धि का प्रयोग करके कर सकेगा। जबकि संवेगात्मक विकास क्या कहलाता है? संवेग का मतलब आपको पढ़ाया या बताया गया होगा कि मूल प्रवृत्ति के जनक महोदय कौन है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति संख्या 14 बताई है। अर्थात संवेग भी कितने होते हैं? 14। संवेग की अंग्रेजी होती है इमोशन। इमोशन को बोलते हैं ई प्लस मोशन, जहां पर ई माने होता है अंदर से, मोशन माने क्या होता है? गति। जब कोई व्यक्ति अंदर से गति करता है तो क्या बोलते हैं? मोशन। जैसे मान लीजिए वही बात सुनकर आप हंसने लगते हैं, एक व्यक्ति कहता है मुझे हंसी ही नहीं आई, अर्थात उसका संवेगात्मक विकास अलग अलग परिवेश पर क्या हुआ? प्रभावित होता है। कुछ लोग होते हैं किसी बात को सुनने के देर बाद से हंसना रोना शुरू करते हैं, अर्थात हुआ क्या? उनका संवेगात्मक स्तर या विकास जो होगा वह क्या रहा होगा? कम। अर्थात उसका वातावरणीय प्रभाव ऐसा नहीं पड़ा होगा। बात समझ गई ना? अगला है अगली की बात करेंगे भाषाई विकास पर। कौन सा? भाषाई विकास पर। भाषाई विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। भाषाई विकास पर प्रभाव पड़ने का तात्पर्य क्या है बताइए? तो भाषाई विकास ये कहलाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे कहा जाता है कि अगर एक बच्चा है मान लीजिए, तो वह बच्चा जो है कि नॉर्मल किसी लो क्षेत्र में रहता है तो उसका भाषा का विकास अलग होगा, किसी उच्च क्षेत्र में रहता है तो भाषा विकास अलग होगा। जैसे आप देखे होंगे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है रील का,
तो रील के ट्रेंड में आपको देखे होंगे भाषाई विकास में कि इसकी अंग्रेजी में तो बच्चे जो होते हैं मेम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो एक बच्ची एक छोटे बच्चे से कहती है कि क्या तुमको ब्रेड पकौड़ा की अंग्रेजी पता है? तो कहती मुझे नहीं पता है। तो कहती मैं बताती हूँ, ब्रेड पकौड़ा। कहती ब्रेड पकौड़ा, ऐसा बोलती है, मतलब थोड़ा सा बन के बोलना अंग्रेजी कहती है। वो क्या है तरीके की, जैसी हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करेंगे उस तरीके से भाषाई विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह तात्पर्य होता है भाषाई विकास का प्रभाव। बात समझिए ना, इस तरीके से संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है एवं भाषाई विकास का। अब एक और समझ लीजिएगा, अगर आप गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको भोजपुरी अच्छी तरीके से आएगी। आप कोई मान लीजिए बहुत ही शहरी क्षेत्र से शुरू से रह गया उसको, तो अब उसके सामने कोई ऐसा शब्द का उच्चारण करेंगे तो बच्चा बोल समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अर्थात क्या हुआ, वातावरण जिसका जैसा होगा वैसी भाषाई विकास का प्रभाव उसके पर पड़ता है। अगला है आपका संयोजन। अगला और अंतिम संयोजन, समायोजन एवं स्थिरता पर, स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात अगर बच्चा संयोजन मतलब किसी चीज को लेकर जोड़ कर चलना नहीं सीख रहा है, समायोजन अर्थात बच्चा समायोजन नहीं करना सीख रहा है। संयोजन का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होता है कि वो सोचता है कि मुझे बेहतरीन तरीके से किसी कार्य को करने में सफलता मिलनी चाहिए, जबकि वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो संयोजन व समायोजन स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ने का मतलब क्या होता है, वातावरण अर्थात आनुवंशिकता का प्रभाव जन्म के द्वारा अर्थात गर्भकालीन अवस्था में पड़ता है, जबकि जन्म के ठीक उपरांत बच्चे के वातावरणीय प्रभाव पर विकास पड़ने लगता है। बात समझिए ना, यह हम लोग ये सीखने का प्रयास किए हैं आज कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे सवाल की बात करेंगे, सवाल एग्जामों में आता क्या है कि बच्चे के विकास का परिणाम होता है। बच्चे के विकास का परिणाम क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पालन पोषण का। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का। अगला होगा केवल आनुवंशिकता का, अगला होगा पर्यावरण का। तो इसमें सही कौन सा होगा, आनुवंशिकता। अर्थात दूसरा ऑप्शन सही होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण या वातावरण। क्यों कहा जाएगा कि बच्चे का विकास सिर्फ वातावरण निर्धारित नहीं करता है, उसके माता पिता के गुण एवं वातावरणीय कारक दोनों प्रभावित करता है बच्चे के विकास को। अगला बात करेंगे, जैसे सवाल देखिए किया गया है, बहुत ही सिंपल सवाल, आसान सवाल है, सीटेट की परीक्षा में पूछा भी गया था कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। अब सोचिए एक 6 साल की बच्ची है, वह खेल कूद में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखना चाहती है, फिर भी उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं, खिलाड़ी हैं, जो नित्य उसे क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और सप्ताह के अंत में छुट्टी के दिन भी प्रशिक्षण खुद देते हैं और उसे एकेडमिक में भी भेजते हैं। तो बच्चे का खिलाड़ी बनने की योग्यता किसके आधार पर प्रभावित होगी? तो पहला ऑप्शन लिख दिया, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पे, अनुशासन और पौष्टिकता पे, आनुवंशिकता और वातावरण पे, बुद्धि और विकास पे। सही कौन सा हो जाएगा? सिंपल है भाई, माता पिता भी खिलाड़ी, आनुवंशिकता हो गई, बच्चे को एकेडमिक दिलाया जाता है, घर पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसी सुविधा में रखा जाता है, यही कहलाता है वातावरण। जैसे कहा जाता था पहले के लोग कि मास्टर का लइका मास्टर, डॉक्टर का लइका डॉक्टर, पुलिस का लइका पुलिस। यह इसलिए कहा जाता था कि जो जिस वातावरण में रहेगा, जिस परिवेश में रहेगा, उसका विकास भी वैसे ही वातावरणीय कारक एवं विकास के आधार पर होगा। यह कहलाता है आनुवंशिकता एवं वातावरण। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक आनुवंशिकता और वातावरण बखूबी समझ में आया होगा। अगर समझ में जो टॉपिक, जो चीजें समझ में नहीं आती हैं तो ध्यान से कमेंट जरूर करें। जो बात न समझ में आए आपको अगली वीडियो में, अगले सेक्शन में आपके कमेंट के माध्यम से भी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।